अस्सलाम वालेकुम। वी आर इन क्लास 9 चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स कहते हैं हालत। स्टेट्स किसकी हालतें, किसकी? मैटर की। मैटर मीन मादा। मादे की किस्में होती हैं हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, और उसके अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं, कौन कौन सी हालतें आती हैं और कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं उनके अंदर, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। अब मेन चीज़ ये आती है कि हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो उसको पढ़ने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये सब कुछ पढ़ने के बाद क्या सीखने के लिए मिलेगा। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन केमिस्ट्री। डिफाइन केमिस्ट्री करने के स्टूडेंट्स जो है वो एबल हो जाएंगे, यानी कि केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम पढ़ सकेंगे। केमिस्ट्री, उसके अंदर स्टडी ऑफ मैटर पढ़ सकेंगे। मैटर यानी कि हालतें कैसी होती हैं, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है और उसकी इंटरेक्शन क्या होती है। व्हाट आर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशंस एंड इंटरेक्शंस। प्रॉपर्टीज हम कहते हैं खसूसियात को, ठीक है। खसूसियात किस चीज़ की, किसी की खसूसियात के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट्स मीन कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी कंपोजिशन, मतलब कि वो किस किस चीज़ से कंपोज हुई है। जब हम कोई मूवी देखते हैं ना, तो उसके अंदर आता है कि कंपोज, इसको कंपोज किसने किया, यानी कि इसको अरेंज किसने किया, कौन किन किन लोगों ने इसको मिलकर बनाया है। तो कंपोज मतलब कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, इसको किस किस चीज़ से ये मिलकर बनी है। इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस कहते हैं ताल्लुक। किसका ताल्लुक? एलिमेंट्स का आपस में ताल्लुक, यानी कि वो जो चीज़ है हमारे पास विद अदर मैटर, उसका दूसरी हालतों के साथ क्या ताल्लुक है। एंड एनर्जी और तवानाई। अब हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर आती है, मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर में हमारे पास है सॉलिड, गैसेस, लिक्विड्स, हमने उसे साथ साथ एग्जांपल्स दी हुई हैं। और हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। अब अर्थ हमारे पास क्या है, सॉलिड की बनी है। एयर हमारे पास गैस की फॉर्म में है। सीज हमारे पास क्या है, लिक्विड्स की फॉर्म में। एंड स्काई मीन्स प्लाज्मा, यानी कि ना तो ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ना ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, और ना ये हमारे पास गैस फॉर्म में है। देखो आसमान से क्या है, बारिश भी आती है, हवा भी आती है, गैसेस भी आती हैं। दैट्स मीन्स के अंदर मिक्सचर ऑफ मैटर्स है विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। हम इस काबिल हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर मैटर क्या होता है, उसकी खसूसियात क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका ताल्लुक क्या है दूसरी चीज़ों के साथ, और उसके अंदर कौन कौन सी हालतें किस किस तरह से पाई जाती है। कहता है कि हमारे पास उसकी कुछ सब फील्ड्स आ जाती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ, यानी कि उस डिसिप्लिन के अंदर रहकर हम क्या कुछ सीख सकते हैं। इसके अंदर रह के हम बायोकेमिस्ट्री सीख सकते हैं, या मेडिकल हमारे पास जो केमिस्ट्री आ जाती है, पॉलीमर केमिस्ट्री आ जाती है, जियो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूक्लियर एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री। इनको हम फर्दर डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि एक्चुअली होती क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस किस चीज़ को हम सीख सकते हैं और किस किस फील्ड के अंदर हम जा सकते हैं आफ्टर स्टडिंग केमिस्ट्री। मैटर को डिफाइन कर सकते हैं, मैटर क्या होता है और वो किस तरह से पाया जाता है। अगर हम सिंपली इसको देखें तो मैटर कहता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है हैविंग मास, जिसका मास होता है और वो कुछ जगह लेता है। एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वो चीज़ जिसका कोई मास हो, कोई वजन हो, या वो कोई जगह घेरता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। ये दो चीज़ें ही होनी चाहिए एक मैटर के किसी भी एग्जिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, गैसेस के बारे में, डेंसिटी क्या होती है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी किस हद तक उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, उनकी फ्लूइडिटी क्या होती है। वट एवर वी विल डिस्कस अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़। फर्दर यही उसने हमें लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें हमारे पास आती है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होंगे, सस्पेंशंस। द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, मिक्सचर्स, इन चीज़ों को हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हमें केमिस्ट्री को पढ़ते हुए या पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हम मार्केट जाते हैं तो हमें पता होता है हम मार्केट क्यों आए हैं, हमें पता है हम वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं, ग्रोसरी लेने के लिए आए हैं, अपने गारमेंट्स की परचेजिंग के लिए आए हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो कहता है केमिस्ट्री है क्या चीज़, इस चीज़ के बारे में पता होगा ये क्या है, तो देन ही हम इसके आगे फर्दर डिस्कस कर सकेंगे। सो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। कहता है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक शाख है। लेट्स सपोज हमारे पास कहते हैं हम कि ये हमारे पास है साइंस। साइंस के आगे हम फर्दर हमारे पास 3 ब्रांचेज आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों जो हैं वो साइंस की शाखें हैं, ब्रांचेज हैं। जैसे हमारे पास एक दरख्त होता है, ये मेरे पास एक दरख्त है, ठीक है, इसकी आगे शाखें हैं। हमारे पास थोड़ा बयाबान सा दरख्त है, इसकी कुछ शाखें हैं। फॉर एग्जांपल एक शाख इसकी हमारे पास है फिजिक्स, एक हमारे पास कहते हैं केमिस्ट्री है, दूसरी हमारे पास कहते हैं कि बायो है।
तो ये मेन क्या है, साइंस, यानी कि साइंस एक दरख्त है, एक शाख, एक पूरा का पूरा पेड़ है और उसके आगे ये शाखें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इट्स कंपोजिशन कि वो किस किस चीज़ से कंपोज हुआ है, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसकी साख्त कैसी है, यानी कि देखने में कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इसकी हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाएगी, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ऐसी शाख है जिसका ताल्लुक किसी भी सब्सटेंस की खसूसियात के साथ, वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी है और उसके साथ कैसी है उसके साथ उसका ताल्लुक। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है वाटर, पानी, ठीक है। पानी वो कहता है कि हमें पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो एज वी नो कि उसकी प्रॉपर्टीज़, अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि पानी का कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। इसकी कंपोजिशन क्या है कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन। ये हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है, हमें पता है कि जो पानी है उसका ना कोई स्मेल है, ना कलर है, ना टेस्ट है, तो ये हमें इसकी जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता चल गई, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल चेंज इसके अंदर कैसे आएगा कि अगर हम पानी के अंदर ऐड कर देते हैं शुगर, शुगर कैसे ऐड की हमने, इसके अंदर कोई जूस डाल दिया, कोई एसेंट डाल दिया, कोई भी ऐसी चीज़ डाल दी जिसने वाटर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास चेंज हो जाएंगी। हमें देखने में, जैसे हम कह रहे थे कि पानी का कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो अगर हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो उसका टेस्ट भी चेंज हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया, उसकी स्मेल भी चेंज हो गई। और अगर हम उसकी केमिकल चेंज की बात करें तो हमें पता है कि वाटर जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी कि उसकी ना तो स्मेल है, अगर हम पानी है ना वो 10 से 15 दिन भी किसी जगह पर पड़ा रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। फिजिकल तो होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाएगा, जिससे उसके ख़राब होने के या उसके अंदर चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। So we can say कि it also deals with the physical and chemical changes in matter and the laws of principles which governs these changes। और ऐसे laws के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे principles के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे असूलों के बारे में पढ़ेंगे जो इनकी चेंजेस के अंदर, तब्दीलियों के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं या उनको डील करते हैं। इट्स इनफ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री के आगे शाखाएं क्या है, जैसे हमने बात की एक दरख्त की कि हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है, उसकी हमारे पास शाखाएं हैं, ठीक है, ये हमारे पास है बायो, ये हमारे पास है फिजिक्स, ये हमारे पास है केमिस्ट्री, ठीक है। अब इस शाख के ऊपर छोटी छोटी ब्रांचेस लगी होती हैं लाइक दिस, ठीक है। तो छोटी छोटी शाखें हैं, ये आगे फर्दर सब ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। साइंस एक मेजर ट्री है, आगे उसकी ब्रांचेस हैं, बड़ी बड़ी शाखें हैं, टहनियाँ हैं, वो क्या है, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, या जो भी हमारे पास फर्दर साइंस की मेजर ब्रांचेस आती हैं, और मेजर ब्रांचेस में हमारे पास यही हैं। अगर हम इनके सब डिवीजन की बात करें तो केमिस्ट्री के आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस आ जाएंगी जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। To understand widely spread complex substance of chemistry and to concentrate on its specific aspects, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो चीज़ें वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये कि जिसके अंदर हम केमिस्ट्री की चीज़ों के बारे में कंसंट्रेट करते हैं, उसकी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स यानी कि जो उसके खसूसी एस्पेक्ट्स यानी कि पहलू, यानी कि जो मखसूस पहलू होते हैं वो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस पैसेज रीड आउट कर लें, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मेन चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांच की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी इससे रिलेटेड ही है। कहते हैं द ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव, कि कोई भी एक सब्सटेंस है वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से हमें नज़र आता है या वो रिएक्ट करता है, किस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि हमारे पास या तो वो एटम के लेवल पे या मॉलिक्यूल के लेवल पे वो किस तरह से बिहेव करता है, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह लें कि हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, एटम्स मिलके हमें पता है एक एटम और दूसरा एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में अगर बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो कहते हैं हम उसको एटॉमिक लेवल पे भी डिस्कस करते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है। अब इसको
पढ़ने के बाद ये जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम किस चीज़ को सीखेंगे। कहता है इट प्रोवाइड्स, ये हमें बताता है क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्न्स ऑल वर्ल्ड कॉज एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू हाउ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्न टू रिएक्ट विद ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। यानी कि हमारी लाइफ से रिलेटेड हम कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमने एक चीज़ बनानी है, सोप इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, हमने सोप बनाना है तो हमें पता है कि सोप को बनाने के हमारे पास फर्दर तरीके होने चाहिए, हमारे पास उसको पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे बनाएं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएँ। तो अब किसी चीज़ को बनाने के लिए हम इसकी बेसिक का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई साल्ट और शुगर के अंदर क्या डिफरेंस है। अब अगर मैं शुगर की जगह साल्ट डाल दूँ या साल्ट की जगह शुगर डाल दूँ तो उन दोनों की सारी कंपोजिशन, कंसिस्टेंसी, टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। सो मुझे ये चीज़ का पता होना चाहिए कि साल्ट का फंक्शन क्या है और शुगर का फंक्शन क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उसके लिए हमें कोई भी एलिमेंट के एटम का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसके मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए। तो इस चीज़ों के बारे में, इस सारी डिस्कशन को समझने के लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि एटम के अंदर क्या कुछ पाया जाता है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, और इनकी स्टडी के बाद हम किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो प्रिडिक्ट, यानी कि प्रिडिक्ट का मतलब क्या है, पेशन गोई करना, ये हमें बताती है, पेशन गोई करती है। एंड चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अब देखो हमें पता है कि अगर मैं इतनी अमाउंट सॉल्ट की ऐड करूँ, इतनी अमाउंट शुगर की ऐड करूँ, अमाउंट चेंज करने से चीज़ की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो कहता है कि चेंज ऑफ रेट्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड डज ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अगर हम थोड़ी उसकी अमाउंट लेंगे तो हमारे पास वो डेली रूटीन में काम करेगा, और अगर हम उसको ह्यूज लेवल पे ले जाएं तो हमारे पास इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर भी काम करेगा। यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट बनानी है, सोप बनाना है, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमने यूज़ करना है उसके लिए हमें पता नहीं होना चाहिए कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने कैसे काम करना है, उसके एटम्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, मेन चीज़ के हमें 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है उसका। नेक्स्ट हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दीज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑल्दो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीज़ें तो दोनों सेम है। ऑर्गेनिक कहते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें ना तो ये नेचुरल ऑकरिंग होती है। नेचुरली फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले कहा जाता था कि दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि हमारे पास हवा है, ज़मीन है, पानी है, कि कायनात जो है वो पानी, मिट्टी, हवा से बनी हुई है। तो उन चीज़ों को कंसिडर किया जाता था कि भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और जो अल्टरनेटली इनसे मिलकर बनी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन IN, बाकी सारे वर्ड्स वही हैं। अब वो कहता क्या है, कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना। कंपोजिशन, उसकी जो बनाने की, मिलकर बनने की खसूसियत है या उसकी खासियत है कि वो कैसे मिलकर बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका स्ट्रक्चर। मेन चीज़ केमिस्ट्री के अंदर यही 3 चीज़ों पे फोकस है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर। किसकी, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स की एंड कंपाउंड्स की। दैट कंटेन अ लिटिल और नो कार्बन। मेन डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को, यानी कि दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में हर वो चीज़ जिसके अंदर कार्बन पाई जाती है या हाइड्रोजन पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब इसके टोटली ऑपोजिट आ जाएं। अब इसके अंदर कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, इसको एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सारी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रही हूँ जिसके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन की अमाउंट नहीं पाई जाती, लिटल, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट हो, लिटल, 2 चीज़ों पर फोकस है, एक लिटल और नो। किसके बारे में, कार्बन के बारे में। या तो वो हो ही ना या वो बहुत थोड़ी अमाउंट में पाई जाए। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती हैं, कैन बी कंपोज्ड ऑफ, वो कहता है मेटल्स हो सकती हैं, नॉन मेटल्स हो सकती हैं, या मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट्स, इन चीज़ों से मिलकर जो बनने वाली चीज़ें हैं। एसिड्स हो सकते हैं, हमारे पास बेसिस हो सकते हैं। अब हमें पता है कि एसिड्स जो थे वो नेचुरली नहीं पाए जाते, वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिकली होते हैं। उसके अंदर कार्बन की बहुत थोड़ी या ना होने के बराबर अमाउंट होती है। फर्टिलाइजर जो हमारे पास खाद्य होती हैं, कुछ नेचुरल भी होती हैं, लेकिन हमारे पास मोस्ट जो होती हैं वो हम प्रिपेयर्ड होती हैं, जैसे कि यूरिया, और हमारे पास दूसरी भी फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते हैं। मेडिसिन, यू नो, आसमान से नहीं उतरती, मेडिसिन भी हम क्या करते हैं, खुद अपनी लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। इस तरह से वो कहता है कि सच मैनी मोर थिंग्स, हमारे पास ऐसी कोटिंग्स आ जाती हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाती है, तो वो भी हम देखते हैं अमाउंट के हिसाब से। जैसे हमने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा
कि हम बात करेंगे कि एटम कैसा है और मॉलिक्यूल कैसा है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है। कैटलिस्ट ऐसी चीज़ होती है, जब हमने किसी रिएक्शन को काम करवाना है तो हम क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पानी बॉयल करने के लिए स्टोव पे रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टाइम कम रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, उसकी आंच तेज़ कर देंगे। तेज़ करने से वो क्या हो जाएगा, जल्दी से उबलना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक कैटलिस्ट के तौर पे जो फ्लेम है वो काम करता है। तो दैट्स मीन कि कैटलिस्ट क्या है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाने में हेल्प करता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो हम अपनी साइंटिफिकली उनको अप्रोच करते हैं और उसके अंदर हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेकर आते हैं। और बाकी जो चीज़ें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे बात आती है हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बन और हाइड्रोजन को हम कलेक्टिवली कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स, यानी कि उनसे मिलकर जो चीज़ें बनती हैं या उनके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में पाए जाते हैं, या इनसे आगे जो बनने वाले आइसोटॉप्स वगैरह आता है, या इनसे जो चीज़ें डिराइव होती हैं, डेरिवेटिव्स मतलब डिराइव होना, उन सबको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हमारे पास सॉल्ट्स, हमें पता है कि सॉल्ट्स हमारे पास नेचुरली कंपाउंड्स भी होते हैं अकरिंग, जैसे कि कार्बोनेट्स हैं, कोयले की, नमक की कानें होती हैं, तो ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक होते हैं। ये बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, कार्बाइड्स आ जाते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि इसको पढ़ने के बाद हम करेंगे क्या, तो वो कहते हैं इन दिस ब्रांच वी स्टडी, हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। फिर वही बात आ गई, फॉर्मेशन वो बनती कैसे है, प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, कंपोजिशन कैसी होती है, और उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, यानी कि वो दूसरी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन किस तरह से करती है। तीन चीज़ें आपने केमिस्ट्री के अंदर मेन जो है फोकस कंसंट्रेशन करनी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। दीज थ्री थिंग्स आर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड देयर इंटरेक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं हमारे माहौल को, माहौल। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि हमारे माहौल की केमिस्ट्री कैसी होती है, माहौल की कंपोजिशन कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन तीन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। कहते हैं इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। इन्वायरमेंट वैसे हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हम जो साइंस के अंदर जब स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम उसको साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। कहते हैं साइंटिफिक स्टडी किसकी, केमिकल्स की एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड बायोकेमिकल फिनोमेना, यानी कि बायोकेमिकल मतलब कि बायो मीन्स, बायो कहते हैं लाइफ को, ठीक है। बायोकेमिकल मतलब कि केमिकल कंपाउंड्स। तो लाइफ के जो केमिकल्स होते हैं, दैट्स मीन ह्यूमंस के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। तो वो कहता है वो जो बायोकेमिकल फिनोमेना उसे हम कहेंगे दैट अकर्स इन प्लैनेट, जो कि हमारे प्लैनेट के ऊपर पाए जाते हैं, हमारे सितारे के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, या किसी भी प्लैनेट के ऊपर पाए जाते हैं, उसे हम उसका इन्वायरमेंट कहते हैं। इनके सूरज का इन्वायरमेंट कैसा है, चांद का इन्वायरमेंट कैसा है, मरीख का, मरकरी का, जुपिटर, अर्थ, एनी हमारे पास कोई भी प्लैनेट है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अंदर की केमिस्ट्री कैसी है, उसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, कहते हैं इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, यानी कि जराए क्या हैं, सोर्सेज कहते हैं जराए को, रिएक्शंस कहते हैं उसके जो रिएक्शंस होते हैं, उसका दूसरी चीज़ों के साथ ताल्लुक कैसा आता है, और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि उसके असरात। सबसे पहले कि वो मिलती कहाँ से है, फिर जब वो मिल जाती है तो उसका हम रिएक्ट कैसे करते हैं, और फिर उसका इफेक्ट कहाँ से आता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने एक ड्रेस लिया, हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें ड्रेस मिलेगा कहाँ से, मार्केट से मिलेगा। हमने ड्रेस ले लिया, अब हमें पता है कि हमने उसके साथ मैचिंग कैसे करनी है, रिएक्ट कैसे करेगा, हम किस तरह उसको यूज़ करेंगे तो कितना इफेक्टिव वही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या इफेक्टिव होगा, वो हमें कैसे अट्रैक्ट करेगा, उसके रिएक्शंस हम देख लेते हैं। देन हम आते हैं इसका इफेक्ट्स। अब हमने इसे यूज़ कर लिया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, हमारे ऊपर क्या हुआ, हमारी पर्सनैलिटी पे क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हुआ, इर्द गिर्द के लोगों पे उसके क्या इफेक्ट्स हुए, वो सारे को हम डिस्कस करेंगे। एंड फेट्स, अब ये तो हमने पढ़ लिया। फेट मतलब कहते हैं हकीकत को या किस्मत ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर, यानी कि अब हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं तो वो लिक्विड में ही रहेंगी, उनकी फेट है, उनकी किस्मत है, ठीक है। अब एक जानवर है, उसकी किस्मत है कि भाई वो जानवर ही रहेगा, तो उसे पकड़ के हम इंसान तो बना नहीं सकते, तो उसकी फेट है, उसकी किस्मत है कि वो जिस स्टेट में पाया जाता है उसने उस स्टेट में रहना है। लेकिन वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, सोर्सेज देगा, अफेक्ट करेगा, उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट के अंदर उसका रोल क्या है। रिएक्ट किसके अंदर करेगा, एयर के अंदर, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से ही तीन चीज़ें होती है ना, एयर होता है, सॉइल होती है और वाटर होता है। कहता है विदाउट दिस, इन तीन चीज़ों के बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस ऑन देयर इन्वायरमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। इंसान जो है वो तीन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता, हवा के बगैर, पानी के बगैर और मिट्टी के बगैर। अब सोचने वाली बात है, हम मिट्टी के बगैर क्यों नहीं रह सकते, सॉइल के बगैर हम कैसे नहीं रह सकते, हम कौन सा सॉइल को खाते हैं, बट सॉइल इज़ अ सोर्स ऑफ फूड। जितनी भी हमारे पास फूड बनती है, हमारे पास खुराक बनती है, वो सारी कहाँ से आती है, ज़मीन से आती है, मिट्टी से आती है।
फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमारी कहाँ से आती है? मिट्टी से आती है, ज़मीन से आती है। अगर हम बात करें गोश्त की, अब सवाल आएगा कि जो गोश्त कैसे ज़मीन से मिला, गोश्त कैसे हमें सॉइल से मिला? तो गोश्त कैसे मिलता है? देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जानवर है, फॉर एग्जाम्पल गोट है, बकरा है, ठीक है, हम उसका गोश्त खाते हैं। क्या खाते हैं? उसका मीट। अब गोश्त जो है वो कहाँ से खाता है? गोट कहाँ से खा रही है? ग्रास खा रही है, ठीक है। ग्रास कहाँ से मिल रही है? सॉइल से। तो दैट्स मीन डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर, सॉइल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो तीन चीज़ें हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को मिलकर बनाते हैं। इन तीन चीज़ों के बगैर हमारा इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट हेल्प्स, अब ये मदद कहाँ पे देती है? मेन चीज़ ये है कि हमारे पास इट हेल्प्स है, कहाँ पे मदद देगी? इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज, वजूहात को, इफेक्ट्स उसके असरात को, एंड सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। मेन चीज़ आजकल जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती है, स्पेशली पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, वो क्या है? पोल्यूशन। पोल्यूशन फैलने की वजह, यानी कि पानी से किस किस तरह का पोल्यूशन फैल रहा है, सॉइल से किस किस तरह का पोल्यूशन फैल रहा है, एयर में किस किस तरह का पोल्यूशन फैल रहा है, और उसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और उसका हल क्या है। यानी कि काजुस कहते हैं हमारे पास वजूहात को, ठीक है, कि उसकी वजह क्या है उस पोल्यूशन के फैलने की, और उसके असरात क्या हैं, ठीक है, और फिर उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है हमारे पास। अब देखो एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि वो कैसे मिलकर बनी है, हमें पता होगा कि वो कैसे बनी है तो हम उसकी वजह बाइंड कर सकते हैं कि हमें पता है कि जी ये इस वजह से फैल रही है। इफेक्ट्स, यानी कि अगर ये फैलेगी तो उससे क्या क्या असरात होंगे। अब हमें पता है कि उसके अंदर ये एटॉमिक लेवल है उसका, ये उसका जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है, ये उसके इन्वायरमेंट के अंदर इफेक्ट है, ये उसके सोर्सेज हैं, ये उसके ज़राए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके फैलने की वजह भी ये है। तो दैट्स मीन अगर वो इस वजह से फैल रहा है तो वो ये इफेक्ट्स कॉज कर सकता है, और फिर अगर ये इफेक्ट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए। जब हमें वजह पता चल जाती है तो हम ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि मेरी ये गलती है, अब मुझे अपनी गलती का पता चल गया तो मैं उसको सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, अपनी गलती को ठीक कर सकती हूँ। तो जब तक हमें अपनी इफेक्ट का, कॉजेज़ का पता नहीं होगा तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हमें ये बताती है, हमारी मदद करती है किस चीज़ में? कॉजेज़ को फाइंड आउट करने में, इफेक्ट्स को एंड सॉल्यूशंस को। दैट्स मीन मैं कह सकती हूँ इट हेल्प्स, ये मदद देती है किस में? कॉजेज़ फाइंड करने में, इफेक्ट्स फाइंड करने में, एंड सॉल्यूशंस। किसके सॉल्यूशंस? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहता है इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर्स इन द प्लैनेट। इसकी स्टडी क्या होती है? वो स्टडी, इसका आउटकम क्या है हमारे पास? वो स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स ऑफ फेट्स ऑफ soil of chemical species, effects and fates of chemical species. Chemical species कौन सी हैं? Air, soil and water. These are the main things to learn out. Otherwise बाकी आप skip कर सकते हैं, वो रीड आउट करने की चीज़ें हैं। That's mean कि हमारे पास स्टडी आ जाएगी सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फर्दर ऑन हमारे पास कि इसको स्टडी करने के बाद हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, और हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो किस चीज़ में हेल्प करती है फाइंड आउट करने में। हमारे पास कॉजेज, इफेक्ट, सोल्यूशंस किसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एग्जाम्पल क्या है, तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी शो कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? कहता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एनालिसिस का मतलब कैसे कहते हैं? एनालिसिस कहते हैं जायजा लेना, किसी भी चीज़ का जायजा लेना, किस चीज़ का? डिफरेंट सब्सटेंसेस का जायजा लेते हैं। इन्वॉल्व्स द सेपरेशन, यानी कि उसको सेपरेट कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं, वैसे तो कंसंट्रेशन हम फोकस को भी कहते हैं, कंसंट्रेशन हम गाढ़ेपन को भी कहते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन हम जो केमिस्ट्री में मुराद लेते हैं दैट्स मीन अमाउंट। अमाउंट की बात करेंगे हम। डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसकी शनाख्त क्या है, आइडेंटिफाई हम उसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन क्या होती है, उसको अलहदा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अब एग्जांपल सिंपल सी, सबसे केमिस्ट्री के अंदर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है, सिंपलेस्ट कंपाउंड, ये सिंपलेस्ट एलिमेंट कह सकते हैं, वो हमारे पास ये है, वाटर, पानी। ये सबसे आसान चीज़, इसको समझना बहुत आसान है। पानी की अगर हम बात करें तो भाई वो कहता है कि सेपरेशन, हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, यानी कि पानी है, वाटर, इसके अंदर से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज ए गैस के तौर पे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको डिटर्मिन कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए। जैसे आप कोई टेस्ट देते हैं, आपका वो एनालिसिस होता है, आपकी असेसमेंट होती है कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितना सीखा।
तो जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है वो भी क्या करती है, चीज़ हमारे पास वाटर है, वो बताती है कि भाई इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम बना कैसे सकते हैं, इसको डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, और इसकी अमाउंट जो होती है वो हम डिफरेंट इन मटीरियल थिंग्स, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इसकी कितनी कितनी अमाउंट पाई जाती है। यानी कि हमारे पास अगर पानी है तो वो समंदरों के अंदर कितना पाया जाता है, हमारे जिस्म के अंदर कितना पाया जाता है, ठीक है, एक जानवर के जिस्म के अंदर कितना पाया जाता है, एक इंसान के जिस्म के अंदर कितना पाया जाता है, इवन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हवा के अंदर वो कितनी मिकदार में पाया जाता है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिफरेंट किस्म की जो स्टेट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि उसकी अमाउंट को पढ़ेंगे कि वो किस चीज़ के अंदर कितनी मिकदार में पाया जाता है। ये तो इसकी होगी मेन डेफिनेशन। अगर हम इसको डिस्क्राइब कर लें तो कहता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं, जायज़ा लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे पास सेपरेशन आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन आ जाती है एंड अच्छा, तो ये वहाँ कहता है डिटर्मिनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि उसके हिस्से जो होते हैं हमारे पास प्रेजेंट इन द मटीरियल थिंग्स, किसी भी चीज़ के अंदर जो उसके हिस्से पाए जाते हैं वो किस अमाउंट में पाए जाते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब वो कहता है नाउ अ डेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व्स अ मॉडर्न एंड हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर, यानी कि किसी भी मैटर को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए वो कहता है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल इन बहुत मॉडर्न इरा में हमारे पास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के अंदर टू एनालाइज द मैटर। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं ये देखने के लिए कि जो मैटर है वो किस हालत में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, उसका एनालिसिस करना कि हम किस किस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें एक बेस्ट चीज़ ये है कि हर जो डेफिनेशन है उसके अंदर उसने एक एक डेफिनेशन एलैबोरेट की हुई है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ कि हमारी प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल फील्ड के अंदर उसका क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना इसका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायो एंड केमिस्ट्री, दीज आर टू वर्ड्स, और ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये दो ब्रांचेज हैं, बायो एंड केमिस्ट्री। दीज आर टू ब्रांचेज ऑफ साइंस। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स। तो बायोकेमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल्स जो हमारी लाइफ के अंदर पाए जाते हैं। क्या हमारी लाइफ के अंदर केमिकल्स होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। अगर एक इंसान कॉमन सेंस के तौर पे सोचे तो वो कहे कि एक इंसान के अंदर केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, इंसान एक एसिड पी ले तो वो तो मर जाता है, लेकिन नहीं, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए वाइटल होते हैं, वाइटल प्रोसेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में केमिकल है, हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में से केमिकल ही कहेंगे C6H12O6, सिंपल ज़ुबान में हम इसे कहते हैं ग्लूकोज। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स रोटी खाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सिंपली शुगर्स होती हैं। तो हमारे पास जितनी भी हम ये रोटी खाते हैं, सुबह दोपहर शाम ब्रेड खाते हैं, इस सब के अंदर ग्लूकोज पाई जाती है। तो ये भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है। हमारे अंदर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो केमिकल जो है वो केमिस्ट्री की ज़ुबान में उनको केमिकल्स कंसिडर किया जाता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड इन लाइफ थ्रू केमिकल्स। ये मेन चीज़ है हमारे पास, लाइफ थ्रू केमिकल्स, यानी कि ज़िंदगी किसके मुताबिक, केमिकल्स के मुताबिक। दिस इज़ आवर मेन थिंग, यानी कि लाइफ थ्रू केमिकल्स। केमिकल्स के मुताबिक हमारी लाइफ कैसी होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज़ द मेन थिंग। वो कहता है कि इट इज़ अ स्टडी। ये कौन सी स्टडी है? डेफिनेशन आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स यू विल स्टार्ट देयर, इफ़ यू आर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स देन यू विल स्टार्ट हेयर। इट इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी होती है हमारे पास। एंड वाइटल प्रोसेसेस, वाइटल कहते हैं अहम या ज़रूरी, प्रोसेसेस जो अवामिल होते हैं, हमारे अमल होते हैं। अकरिंग, अकरिंग का मतलब होता है होना। कहाँ पे होना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सिंपल सी मिसाल अगर हम लें, जो हम हर इंसान करता है, हर जानदार करता है, हर जानवर करता है, हर पौधा करता है, क्या अमल है? सांस लेना। क्या हम ऑक्सीजन के बगैर सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने जिस्म के अंदर एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसे हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो हमारे पास इन एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास केमिकल्स ही हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, वो केमिकल है। तो दैट्स मीन कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल्स का जो रोल है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। यानी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों के अंदर केमिकल्स का क्या रोल है और वो किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट इस एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इसकी फील्ड्स कौन सी है, हम इसके यूजेस क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन फील्ड्स में भी आ सकता है, यूजेस में भी आ सकता है और एग्जाम्पल में भी आ सकता है। इन तीनों चीज़ों के अंदर आप ये दो लाइन्स लिखेंगे। जैसे कि वो कहता है प्रोवाइड्स इनसाइट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स। होती है हमारे पास, प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं गोश्त को, ठीक है। मीट जो हमारे पास है वो सारा का सारा प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास आ जाती हैं शुगर्स,
जितनी भी चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, रोटी, ब्रेड हमारे पास जो होते हैं, बीन्स वगैरह, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स के बगैर भी हम नहीं रह सकते। लिपिड्स किसे कहते हैं? ऑयल्स एंड फैट्स, इसके बगैर तो हमारा नाश्ता भी नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड्स के बगैर भी हम नहीं रह सकते। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हमारे पास डीएनए एंड आरएनए आ जाता है। डीएनए और आरएनए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है ना, तो डीएनए और आरएनए इसका ताल्लुक किससे है? जानदार से। लिपिड्स की ऑयल्स और फैट्स कौन लेते हैं? जानदार लेते हैं। शुगर कौन लेता है? जानदार। मीट वो तो चलता फिरता जानदार है। तो हमारे पास कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, अगर हम इनको स्ट्रक्चरली डिस्क्राइब करें, जैसे हमने शुगर की बात की कि वो हमारे पास एक केमिकली फार्मूला है C6H12O6, यानी कि शुगर के अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। दीज 3 आर केमिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम बायो और केमिस्ट्री दोनों को रिलेट करेंगे वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री हो। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर आजकल जो हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है, उसमें साफ जाहिर है कि न्यूक्लियर जो हमारे पास वेपन्स है वो यूज़ किए जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर धमाकेदार चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिसके जरिए से धमाका किया जा सकता है। तो हमारे पास ये खतरनाक केमिस्ट्री भी हम कह सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, अगर हम सिंपली जुबान में इसको हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, एक हमारे पास कोई भी एटम है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट कैसे करता है, उसके रिएक्शंस क्या होंगे दूसरी चीज़ों के साथ, उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक एसिड है, अगर हम उसके पास फ्लेम लेके जाएंगे, पेट्रोल है, सिंपल सी मिसाल हम ले लेते हैं कि हमारे पास पेट्रोल है, उसके पास अगर हम ऐड कर दें फ्लेम, तो क्या हो जाएगा? फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी, और बहुत स्वेयर किस्म का हमारे पास जो है वो धमाका भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि रिएक्शंस, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं उसे। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। इसका मतलब क्या है? 3 चीज़ें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, यानी कि अपनी एक फॉर्म मतलब कहते हैं हालत को, ट्रांस मतलब कि उसके अल्टरनेटिवली, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक हालत को अपनी दूसरी हालत में तब्दील कर लेना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल ले लेना। प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, न्यूक्लियर के अंदर हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उसके आउटर मोस्ट में हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें वो कहता है न्यूक्लियर प्रोसेसेस आ जाते हैं हमारे पास। रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी हमें पता है कि हाफ लाइफ मेथड, किसी भी चीज़ की एज को फाइंड करने के लिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, हाफ लाइफ मेथड को यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस हैं, फील्ड्स हैं। किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि उसके ज़रिए से हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, खाद्य बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, खाद्य बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। एक चीज़ के हमें प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो हम मेडिसिन बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और मेन थिंग्स को हम रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने काम किया कि रिसर्च के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर, साइंस लैब के अंदर उन्होंने क्या किया? चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया, एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर तब्दील किया, और न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो हम कर सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री। पोली का मतलब क्या होता है? पोली मीन्स मैनी, मैनी मतलब कि बहुत ज़्यादा। पॉलीमर हम कहते हैं एक चेन को, चेन कह सकते हैं कि हमारे पास एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती आ रही है। पॉलीमर केमिस्ट्री की सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे पास एक वॉल है, ये क्या है? एक दीवार हमें नज़र आ रही है कि एक ये वॉल है, ठीक है, लेकिन ये मिली किससे बन के है? ईंटों से, छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बनी हुई है। अगर हम इसका सीमेंट और पेंट ऊपर से उतार दें तो हमें पीछे से क्या नजर आएगा? छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आएंगे। तो दीज आर द पॉलीमर्स, यानी कि ये छोटे छोटे क्या हैं? चेन्स हैं, पॉलीमर्स हैं वॉल को बनाने के अंदर। यानी कि बनाना हमने क्या है? एक दीवार बनानी है, उसको बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? हमारे पास ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए। तो ब्रिक्स जो होंगे वो हमारे पास क्या है? एक पॉलीमर है, पूरी की पूरी चेन है, उसको हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास एक दीवार बन जाती है। बिल्कुल ऐसे हमारे पास कहते हैं पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय द लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब लिंक टुगेदर हमें पता है कि अगर एक ईंट के ऊपर हम ईंट रखते जाएंगे तो वो तो कभी भी नहीं जुड़ेगी, 8-10 ईंटों के बाद दीवार गिर जाएगी। तो उसे हमें ज़रूरत होती है लिंक करने की। अब दीवार को हम लिंक कैसे करते हैं? सीमेंट के ज़रिए से, ठीक है। अब हमारे पास जो लिंकेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, इसको आपस में लिंक करना है तो हम एक बॉन्ड के जरिए से लिंक करेंगे। समझिए हमारे पास जो एक कार्बन है ये हमारे पास C4 है, ठीक है। हमारे पास C4 कार्बन की हमारे पास आइसोटोप CH4 और हम कहते हैं C4H है, CH4 हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है। अब मैं कहती हूँ सिंपल हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये जो 4 कार्बन हमें नजर आ रहे हैं, दीज आर द पॉलीमर्स, यानी कि हमारे पास एक ब्रिक का काम कर रहे हैं, एक ईंट का काम कर रहे हैं। ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक वॉल बना रहे हैं, दीवार। अब ये जुड़े किस तरीके से हैं? किस चीज़ से जुड़े हैं? इस बॉन्ड के जरिए से। ये बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? लिंकेज, यानी कि किसी लिंक के जरिए से, किसी बॉन्ड के जरिए से जो जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं पॉलीमर क्या करता है? सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसने वर्ड भी यही यूज़ किया हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं, ईंटें, जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की जाती हैं।
कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन प्रॉपर्टीज, किस पे फोकस करती है, वही बात घुमा फिरा के प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर और उसकी सिंथेसिस के वो बनती कैसे हैं। इसमें एक चीज मेन आती है कि हम इसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है एक चीज़ पहले ही छोटी सी है, उसको हम और कहाँ पे लेके जाएं। बड़ी चीज़ जब हमारे पास होती है तो हम वो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गाड़ी है तो हम उसे देखते हैं, अच्छा भाई इसके अंदर ये स्पेयर पार्ट्स यूज़ हुए हैं, इंजन यूज़ हुआ है, इसकी बॉडी किस तरह की है, इसके अंदर पेंट कौन सा यूज़ हुआ है, इसके अंदर कितने इंजन है, 2 इंजन है, 3 इंजन है, तो वो हम उस पर डिपेंड करते हैं कि भाई एक बड़ी चीज़ है, हमें छोटी सी पता है कि प्लास्टिक की गाड़ी है तो हमें पता है इसके अंदर क्या होगा, प्लास्टिक की पूरी बॉडी बनी हुई है, माइक्रो है वो। अगर मैक्रो होगी हमारे पास बड़ी चीज़ है तो हमें पता होगा कि अच्छा भाई इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, तो वो सारे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो जो हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री है वो मोस्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ की जाती है। तो हम कह सकते हैं जैसे डीएनए हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो कहता है मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वही बात उसने कर, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास वही आ जाता है डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए और आरएनए आ जाएगा हमारे पास, और प्रोटीन्स आ जाती है हमारे पास जो हमारे पास जो हमने पढ़ी थी कि गोश्त वगैरह, ठीक है। नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, ये सारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। डीएनए हमारे पास, अब उसके अंदर हमारे पास क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, उसके अंदर वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे पास, उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास फॉस्फेट्स होते हैं, मैनी अदर थिंग्स पाई जाती हैं, वाटर होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाने के लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। इस किस्म की केमिस्ट्री को हम कहेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है जियो केमिस्ट्री। जियो मीन्स ज़मीन, जियो न्यूज़ होती है यानी कि हमें ज़मीन की खबर देती हैं, ठीक है। जियो केमिस्ट्री कहता है कि स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन, फिर वही बात कंपोजिशन कि ज़मीन की जो कंपोजिशन है, ज़मीन किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इस सारे को हम क्या कहते हैं, जियो केमिस्ट्री। अगर हम इसे हाईलाइट करें तो ये देखें, द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ तक भी कर लोगे तो इट्स इनफ, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास तो आप इसकी एग्जांपल में कर सकते हैं कि एप्लीकेशन की अप्लाई कहाँ कहाँ पे होती है हमारे पास, ये अप्लाई होते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर, जो हमारे पास ये मौसम का पता लगाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर, जंगलात के अंदर, और मेडिकल रिसर्चेस वगैरह के अंदर हमारे पास जियो। मेडिकल रिसर्चेस के अंदर क्यों होता है, क्योंकि जब एक इंसान की या किसी भी जानदार की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर दफन होती हैं, ठीक है। तो वो एक निकल के हज़ारों साल बाद, लाखों करोड़ों साल बाद एक नई एलिमेंट की शक्ल में आती हैं। जैसे कोयला है हमारे पास, कोल, ठीक है, वो हमारे पास एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ज़मीन में बरी रहने के बाद जो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। हमें पता है मेडिसिन के अंदर भी क्या पाई जाती हैं, मेडिसिन के अंदर भी केमिकल्स पाए जाते हैं ना, उसके फार्मूलाज होते हैं ड्रग्स के। कहता है इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन, यानी कि बनाते हैं, एंड सिंथेसाइज, पहले डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको बनाएंगे, यानी कि पहले उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं और फिर उसको बनाते हैं, किसको, मेडिसिन को या ड्रग्स वगैरह को, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं। इट इंक्लूड्स डिस्कवरी, इसके अंदर डिस्कवरी होती है, यानी कि डिस्कवर किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, फिर डिलीवर किया जाता है, लोगों को दिया जाता है, फिर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, और फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि अब इसके अंदर ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई कि कहते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, बड़ों को वो ज़्यादा एमजी की मेडिसिन दे देते हैं, छोटे बच्चों को वो थोड़ी एमजी की मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई इतनी हैवी डोज नहीं लेनी थी, लाइट डोज नहीं, तो हैवी और जो लाइट डोज है उसका भी रिलेशन होता है आपस में, एज का डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है। तो वो कहता है इस किस्म की केमिस्ट्री को हम मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि मेडिसिन के अंदर जो केमिस्ट्री या केमिकल कंपाउंड्स किस किस तरह से पाए जाते हैं, और वो भी तभी होंगे जब हमें पता होगा कि भाई इसके एटम की या इसकी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वही 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है केमिस्ट्री के अंदर, उसकी हर ब्रांच के अंदर ये चीज़ जो है वो कॉमन आएगी। नेक्स्ट आता है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो मीन्स स्पेस को कह सकते हैं स्टार, ये ST सब स्टार याद रख लें, ठीक है। स्टार कहाँ पर होता है, आसमान में, आसमान स्पेस वगैरह, ठीक है, उससे रिलेटेड जो हमारे पास फील्ड आ जाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस, यानी कि स्पेस के अंदर, एंड इंटरस्टेलर स्पेस, यानी कि स्पेस जो हमारी ज़मीन के अंदर है, यानी कि आसमान जो सितारे वगैरह उनके अंदर पाई जाती है। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स
हम रिएक्शंस किसके करते हैं, एटम्स के। अबांडेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स, यानी कि कायनात के अंदर। इसको हम छोटे लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं, हम इसको स्पेस के अंदर लेके जा रहे हैं। एंड इंट्रैक्शंस ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशंस, और इन स्पीशीज़ का यानी कि रेडिएशंस के साथ ताल्लुक क्या है, यानी कि जो वहाँ पे शुमाई है, जैसे लोग चांद पे जाते हैं, मरीख पे जाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे रिसर्च के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अंदर हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री ज़रूरी होती है कि हमारे पास इस किस्म की हवा में हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, वो हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके अंदर हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे उसको, कि हम इसके अंदर स्पेस के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। दीज आर ऑल ब्रांचेज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री है हमारे पास आ जाती है, उसके बाद ये हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री का ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री के साथ भी है, यानी कि हमें इंसानों के बारे में पता होना चाहिए, जानदारों के बारे में कि वो किस तरह के हैं। हमें पता होना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। दीज आल ब्रांचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। एंड इसकी मेन थिंग ये है कि आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इशू आता है कि भाई हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, अब हम क्या करें, हमने केमिस्ट्री की फील्ड चूज कर ली। तो भाई आप इन सब फील्ड के अंदर जा सकते हो, आप मेडिसिन के फील्ड, मेडिसिनल केमिस्ट्री, आप फार्मेसी के अंदर जा सकते हो, लेबॉर्ट्री में जा सकते हो, आप एस्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हो, आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आप न्यूक्लियस की जो हमारे पास रिसर्चेज हैं उसमें जा सकते हैं। तो दीज आर वास्ट वैरायटी देयर इज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एंड दीज आर द बेसिक्स ऑफ आवर केमिस्ट्री। सो होप सो यू विल गेट इट। अल्लाह हाफिज।